हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 9 का विज्ञान, और इसका है अध्याय नंबर 4। और अध्याय 4 का नाम है बेटे परमाणु की संरचना, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और ये हमारे इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। और जहाँ जहाँ मैं आपको कहता हूँ वहाँ वहाँ आप स्क्रीन शॉट लेते रहना जरूर, ठीक है? और ध्यान से समझते रहना है। लिखना किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ फोकस करो समझने पर और स्क्रीन शॉट लेने पर। ठीक है बेटे? चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ स्क्रीन शॉट ले लो, इसका एक ले लिया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे ही मैं आपको कहता हूं। देखो बेटे, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की, यानी परमाणु की संरचना वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु या एटम का क्या मतलब है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि परमाणु या एटम में हमें कौन कौन से पॉइंट सीखने हैं। सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। वैसे तो आपको पता है कि हजारों साल पहले हमारे देश के जो विद्वान थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने अणु और परमाणु शब्दों का प्रयोग बहुत पहले कर दिया था। पर उस समय किसी चीज को पेटेंट या कॉपीराइट नहीं कराया जाता था, तो इसलिए फिर बाद में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डाल्टन। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस की कि डाल्टन ने बताया था कि यदि कोई भी पदार्थ आपके पास है, कोई भी पदार्थ, मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, चाहे वो पदार्थ कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस है, जो भी पदार्थ आपके पास है, उस पदार्थ को जब आप तोड़ते हो तो जो कण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अणु। और जब अणु को भी आप तोड़ते हो तो बनते हैं परमाणु। और यदि परमाणु को आप तोड़ना चाहते हो तो परमाणु को आप नहीं तोड़ सकते हो, इसलिए उन्होंने परमाणु का नाम क्या रख दिया था? एटम, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और एटम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ए और एक तो टम। यहाँ ए का मतलब तो होता है कैन नॉट, और टम का मतलब क्या होता है? कट। जिसे काटा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वो होता है एटम। तो हमें सबसे पहली बात इस हेडिंग में, परमाणु के इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले पता होना चाहिए कि परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डाल्टन ने। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि परमाणु की परिभाषा क्या है। परमाणु की परिभाषा होती है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कहते हैं बहुत छोटे को, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो डाल्टन का कहना यह था कि किसी तत्व का वो छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम कहते हैं परमाणु। तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए परमाणु के बारे में, कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसलिए उसने परमाणु का नाम एटम रखा था। परमाणु का नाम क्या रखा था? एटम। जैसा कि अभी मैंने आपको यहां समझा दिया कि एटम नाम क्यों रखा गया था। एटम ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस टम। ए का मतलब होता है कैन नॉट, टम का मतलब होता है कट, जिसे काटा ना जा सकता हो, जिसे तोड़ा ना जा सकता हो, यानी जो सबसे छोटा हो। तो डाल्टन के अनुसार तो परमाणु ही सबसे छोटा कण था, पर यह सच्चाई थोड़ा ही थी। ठीक है, यहां देखो सच्चाई क्या थी। 19वीं शताब्दी का जब अंत होने जा रहा था, तो उस समय, परंतु बाद में यानी 19वीं शताब्दी के अंत में पता चला कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। भाई डाल्टन का मानना तो यह था कि परमाणु ही सबसे छोटा है, पर बाद में पता चला कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, अपितु परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, इस कण को ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रॉन और इसका संकेत ई होता है। ई, खाली आप छोटा ई लिखोगे वो भी चलेगा, और ई के ऊपर यदि आप माइनस का निशान लगाओगे इस तरीके से, ई नेगेटिव, तो भी चलेगा। दोनों से ही आप इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर सकते हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन के प्रतीक हैं। अपितु परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कण पाए जाते हैं। मतलब पहला तो मानना यह था कि भाई पदार्थ को तोड़ोगे तो अणु बनेंगे,
अणु को तोड़ोगे तो परमाणु बनेंगे, परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए परमाणु का नाम डाल्टन ने एटम रख दिया। पर अब कह रहे कि हाँ, परमाणु को यदि तोड़ोगे तो परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। परमाणु के अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यदि आप रिसेंट रिसर्चेज की बात करो जो इस समय खोज हो रही हैं, तो अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ सकते हो। है ना अजीब बात। तो हम पदार्थ को कहां तक तोड़ेंगे, अभी कोई लिमिट फिक्स नहीं है। ठीक है, देखो अगली बात, हमें सारी बातें समझ में आ रही ना अब तक। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परमाणु की खोज डाल्टन ने करी थी, और इस तरीके से करी थी, इस तरह उसने नाम रखा था एटम। फिर बताया परमाणु की परिभाषा क्या होती है। फिर बताया कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में, ठीक है, परमाणु को क्या बताया था, परमाणु का नाम एटम क्यों रखा था। फिर हमने बात करी कि भाई परमाणु डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण था, पर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों की खोज हुई और इनसे पता चला कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने छोटे कण हैं कि वे परमाणु के अंदर पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में। अब देखो अगली बात, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैथोड या ऋण किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ध्यान रखना जूलियस प्लकर। इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। क्लास 11th में मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जूलियस प्लकर के बारे में। अभी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कैथोड किरणों की खोज या ऋण किरणों की खोज किसने करी थी, जूलियस प्लकर ने। और जूलियस प्लकर ने कैथोड या ऋण किरणों की खोज की थी ना, इसी के सहारे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो इनसे ही हुई थी बेटे, कैथोड किरणों या ऋण किरणों से। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, धन किरणों या कैनाल किरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। कौन थे, गोल्डस्टीन। तो इनकी वजह से ही खोज हुई थी प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कैथोड किरणों की खोज के कारण ही हुई, और प्रोटॉन की खोज धन किरणों या कैनाल किरणों के कारण हुई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है आगे चलते हैं। चलो, जब मैं आपको कहता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, बिल्कुल एकदम। अब देखो बेटे, अब हमें बात करनी है कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं। हमें बात करनी है परमाणु के मूल कणों की। मूल कणों को आप अवपरमाणुक कण भी कह सकते हो, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी परमाणु में कौन कौन से कण जरूर होते हैं, अवश्य उपस्थित होते हैं। जो कण परमाणु में जरूर उपस्थित होते हैं उन कणों को हम कहते हैं मूल कण या अवपरमाणुक कण या फंडामेंटल पार्टिकल। तो यहाँ तो हम नाम लिखेंगे उस मूल कण का कि वो मूल कण कौन सा है, और यहाँ लिखेंगे उस मूल कण का द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे उस मूल कण के ऊपर आवेश कितना होता है, और यहाँ लिखेंगे उस मूल कण के खोजकर्ता कौन है, रिसर्चर कौन है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें जिसकी बात करनी है मूल कण की, वो इलेक्ट्रॉन है। हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है 100% की, हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बारे में हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर है। चाहे आपका शरीर ही क्यों ना हो, आपके एक बाल क्यों ना हो, नाखून का टुकड़ा क्यों ना हो, ठीक है, इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि पदार्थ है तो पदार्थ में अणु है, और अणु में परमाणु है, और परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है, 9.1095 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, यह आवेश भी जरूर ध्यान रखना है आपको। माइनस यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ऋण आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसे एक इकाई ऋण आवेश भी हम कहते हैं, इसे एक इकाई ऋण आवेश भी कहते हैं। और बेटे इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे जे थॉमसन को। किन्हें जाता है, जे जे थॉमसन को। वैसे जे जे थॉमसन को टॉमसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉमसन। तो आप चाहे टॉमसन लिख कर आ जाना एग्जाम में, चाहे थॉमसन लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कभी आप परेशान हो रहे हो कि सर हमारे सर ने तो टॉमसन बताया और आप थॉमसन बता रहे हैं,
तो थॉमसन तो इनका असली नाम था, टॉमसन तो हमने इसका नाम रख दिया, क्योंकि हमारे देश की एक खासियत ये है कि हम अपनी जीभ के अनुसार, यानी अपनी जो टंग है जो हमारी, और गला जो है वो जिन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से बोल पाता है उनके अनुसार किसी का नाम भी हम अपने अनुसार बदल लेते हैं। जैसे अलेक्जेंडर का नाम हमने रख दिया सिकंदर, जैसे एंटोनिया का नाम हमने रख दिया सोनिया, ठीक है। इसी तरह हमने थॉमसन का नाम रख दिया टॉमसन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टॉमसन कहो या थॉमसन कहो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मूल कण है या वो परमाणु कण है उसका नाम है प्रोटॉन, और उसे पी पॉजिटिव से या खाली पी से भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो। पी का मतलब प्रोटॉन है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी है। यहां आप देख रहे 10⁻⁻28 है, और यहाँ 10⁻⁻24 है, और माइनस का हिसाब चलता है उल्टा, यह -28 या -24, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है। प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, ध्यान रखो, यहाँ -28 और यहाँ -24। आप ये मत सोचना कि वहां तो जी घात 28 चढ़ा रखी, यहाँ 24, यूं भी तो देख लो, माइनस का निशान भी तो है, ठीक है। धन और ऋण पूर्णांकों का तो पता होगा बेटे आपको। अब देखो आवेश की बात करते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस, यानी धनावेशित होता है प्रोटॉन, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश जो हैं वे मात्रा में तो बराबर होते हैं, पर आवेश में विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर होता है धनावेश। आप इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक इकाई ऋण आवेश भी कह सकते हो, और प्रोटॉन के आवेश को आप कह सकते हो एक इकाई धनावेश। और इसकी खोजकर्ता के ऊपर जो है ना बहुत लड़ाई है वैज्ञानिकों के बीच और लेखकों के बीच, ठीक है। जो प्रोटॉन का खोज है उसमें ज्यादातर वैज्ञानिक तो कहते हैं, या लेखक जो अपनी किताबों में लिखते हैं, प्रोटॉन की खोज लिखते हैं रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। पर कुछ वैज्ञानिकों का और कुछ लेखकों का मानना यह है कि प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। अब आप यहाँ एक डाउट में, एक प्रॉब्लम में फंस गए होंगे कि सर हमारे एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन ने, तो आप यदि क्वेश्चन सीधा आता है कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, मान लो ये क्वेश्चन आ गया अति लघु उत्तरीय में, तो आपको जवाब लिखना है कि कुछ लेखकों के अनुसार रदरफोर्ड ने की थी, जबकि कुछ लेखकों के अनुसार गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। ये किताब लिखने वाले जो राइटर्स हैं वे कुछ तो, ज्यादातर तो रदरफोर्ड को ही मानते हैं, पर कुछ मानते हैं गोल्डस्टीन को। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर इनमें सच्चाई क्या है। सच्चाई मैं बता रहा आपको क्या है, ध्यान से सुनना। जब गोल्डस्टीन धन किरणों की या कैनाल किरणों की खोज कर रहे थे ना, तो वे जो धन किरणें या कैनाल किरणें बनी थी, अब 9th लेवल का यदि कोई बच्चा है तो उसे ज्यादा समझ में नहीं आने का, पर 11th या 12th का कोई बच्चा है या ग्रेजुएशन का, वो इस चीज को कैच कर जाएगा। तो इसलिए 9th वाले बच्चों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कहानी सुनो जो मैं सुना रहा। कहानी यह है कि गोल्डस्टीन ने सबसे पहले महसूस करा था प्रोटॉन को। सबसे पहले प्रोटॉन को महसूस करने वाला वैज्ञानिक या पैदा करने वाला वैज्ञानिक जो था वो गोल्डस्टीन ही था। कौन था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने जब धन किरणों की या कैनाल किरणों की खोज की, तो उस खोज के दौरान जो कैनाल किरणें या धन किरणें बनी हुई थी वे बेटे प्रोटॉन की ही बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करी थी विद्युत विसर्ग नली में, ठीक है। 9th क्लास वालों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो इसलिए सबसे पहले प्रोटॉन के दर्शन करने वाले, दर्शन करने का मतलब देख तो सकते नहीं, प्रोटॉन को साइज तो बहुत छोटा है, दर्शन करने का मतलब है कि महसूस करने वाले, सबसे पहले महसूस करने वाले गोल्डस्टीन थे। फिर रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और धन किरणों के ऊपर बहुत उन्होंने उसके गुणों का अध्ययन किया, जिसके चलते रदरफोर्ड को श्रेय जाता है कि ज्यादा प्रोटॉन के ऊपर काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वे रदरफोर्ड ही थे। तो इसलिए आप दोनों का नाम ध्यान रखोगे। पहले किसने महसूस करा? गोल्डस्टीन ने। बाद में ज्यादा रिसर्च किसने करी? रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो इसलिए दोनों का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा जो मूल कण हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रॉन। इसे आप खाली एन से भी लिख सकते हो।
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6750 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है बेटे, इतना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी है। देखो घात तो यहाँ बराबर है, पर यह है 1.6726 और ये 1.675। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब यदि कोई हमारे से पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पार्टिकल्स में सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन से भारी कौन है, प्रोटॉन, और सबसे ही भारी कौन है, न्यूट्रॉन। आवेश की बात करें तो इसके ऊपर जीरो आवेश होता है, यानी न्यूट्रॉन होता है हमारा उदासीन। इसके ऊपर कैसा आवेश था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ऋणावेश, प्रोटॉन के ऊपर होता है धनावेश, और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब इस बात को याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है, देखो मैं बताता हूं आपको। मतलब आपको खोजकर्ता याद रखने हैं तो आप इस शब्द को याद रख सकते हो, ईंट, ईंट पर नाच। ये बहुत काम का शब्द है, बहुत बढ़िया निमोनिक है। देखो, ईंट पर नाच। ई माने इलेक्ट्रॉन की खोज, टे माने टॉमसन ने की थी। टॉमसन हमारा नाम है दिया हुआ, हमने नामकरण करा, असली नाम थॉमसन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, वैसे गोल्डस्टीन भी याद रखना है आपको, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए बेटे। अब हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारी एनसीईआरटी की किताब में, जो पाठ के अंदर है, पाठगत प्रश्न। क्वेश्चन है, कैनाल किरणें क्या हैं? कैनाल किरणें क्या हैं? भाई कैनाल किरणें धन किरणें हैं, धनावेशित किरणें, जिनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, जिसके बदौलत प्रोटॉन की खोज हुई। किसकी? प्रोटॉन की। तो आपको इसके उत्तर में लिखना है 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने धन आवेशित किरणों की खोज की, धनावेशित किरणों की, जिनका नाम उन्होंने कैनाल रे या कैनाल किरणें रखा। ये रे का मतलब किरण ही तो होता है, रेज का मतलब क्या होता है, किरण। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? भाई उसके पास एक तो है इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर ऋणावेश है, और एक है उसके पास प्रोटॉन, उसके ऊपर है धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है प्रोटॉन पर भी उतना ही धनावेश होता है, और एक माइनस वाला आवेश है, एक प्लस वाला आवेश है, तो दोनों एक दूसरे के आवेश को कैंसिल कर देंगे, कुल आवेश होगा जीरो, यानी वो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, इन्होंने कहा यदि किसी परमाणु में एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक है प्रोटॉन, तो उस परमाणु के ऊपर कैसा आवेश होगा। तो आप उत्तर में लिखोगे, क्या लिखोगे उत्तर में? चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का एक इकाई धनावेश, एक इलेक्ट्रॉन का एक इकाई धनावेश, यहां इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिखेंगे हम। भाई धनावेश तो प्रोटॉन का होता है, ये सही कर लेना। क्योंकि एक प्रोटॉन का एक इकाई धनावेश, एक इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन कर लेना, एक इलेक्ट्रॉन के एक इकाई ऋणावेश को उदासीन कर देगा। भाई प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश है, एक इकाई धनावेश, या तो आप इसे कर लो प्रोटॉन, या फिर इसे इलेक्ट्रॉन रहना देना चाहते हो तो इसे कर लो आप ऋणावेश। मतलब ये लिखने में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभार, इस तरह दिमाग कहीं और काम कर रहा हो और हम लिख रहे हो, तो ऐसी गड़बड़ी जनरली हो जाती है। ठीक है, दिमाग कहीं और है और लिख रहे कुछ और। तो आपको तो पता है, इस बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिख लेना। अब मैंने करेक्शन कर दिया, ध्यान से सुन लो इस बात को, करेक्शन कर लेना। क्योंकि एक प्रोटॉन का एक इकाई धनावेश एक इलेक्ट्रॉन के एक इकाई ऋणावेश को उदासीन कर देगा, इसलिए ऐसे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात परमाणु उदासीन होगा। परमाणु कैसा होता है, उदासीन। यदि किसी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश एक प्रोटॉन के धनावेश को खत्म कर देगा,
इसलिए हम कहेंगे कि उसके ऊपर कैसा आवेश है, उदासीन है। तो हमने चेंज क्या करे हैं, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज करें। हमने चेंज किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका तो बना दिया हमने प्रोटॉन, ठीक है, पी पॉजिटिव, और इस प्रोटॉन का बना दिया इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव, ठीक है। अब आप ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब अगले पॉइंट पर आ गए हम, ध्यान से समझना हर एक चीज को बिल्कुल। देखो, अब हमें समझना है, क्या समझना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट का निशान लगा लेना इसके ऊपर। थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसे हम कहते हैं तरबूज मॉडल। अब तरबूज तो दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे भी तरबूज खाने का टाइम है। देखो तरबूज ऐसा ही तो होता है, उसमें हरे वाला हिस्सा तो बाहर का है, लाल वाला हिस्सा होता है खाने वाला, और काले काले रंग के बीज होते हैं। भाई सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, किताबों के अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार कौन थे, डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था, डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जो करी थॉमसन ने, जे थॉमसन ने या टॉमसन ने। और जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी तो उनके अनुसार उन्होंने बताया कि वास्तविकता में परमाणु कैसा होता है। थॉमसन ने कहा कि परमाणु होता है तरबूज जैसा। अब तरबूज तो इतना बड़ा है और परमाणु इतना छोटा है कि हम उसे देख ही नहीं सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी भी बहुत हाई पावरफुल चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए जब दिखाई देगा परमाणु। तो उनके अनुसार परमाणु तरबूज जैसा होता है। किनके अनुसार, थॉमसन के अनुसार। इसलिए इस मॉडल को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु होता है तरबूज जैसा। जिस तरीके से तरबूज में लाल वाला हिस्सा खाने वाला होता है, इसी तरीके से परमाणु में जो लाल वाला हिस्सा है वो धनावेशित लाल भाग, उसे हम कहते हैं धनावेशित भाग। जिस तरह तरबूज का लाल हिस्सा खाने वाला होता है, इसी तरह परमाणु में भी बहुत सारा ऐसा ही पार्ट होता है जो धनावेशित होता है, वो लाल भाग की तरह होता है तरबूज के। और जिस तरीके से तरबूज में काले काले रंग के बीज होते हैं ना, एक कटा हुआ तरबूज ही तो बना रखा है, तरबूज में काले काले ये बीज हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि परमाणु में भी धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित काले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी ना थॉमसन ने, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही जोर दे रहा था पूरा। तो ऐसा ये बात बताई थी, बताओ समझ में आई क्या बात। तो यहां लिखा हुआ है कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक तरबूज के समान होता है। किसके समान, तरबूज के समान। जिस प्रकार तरबूज में खाने वाले लाल भाग में काले रंग के बीज धंसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। बस, जैसा तरबूज वैसा ही परमाणु। तरबूज में लाल हिस्सा खाने वाला, परमाणु में जो लाल हिस्सा है वो धनावेशित है। तरबूज में काले बीज, काले रंग के बीज हैं, और परमाणु में इसी तरीके से धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, ठीक है। पर इस परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। कौन कौन सी कमियां थी। सबसे पहली कमी देखो थॉमसन के तरबूज मॉडल में क्या थी, धन आवेश व ऋणावेश दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। धनावेश और ऋणावेश इकट्ठे नहीं रह सकते, उदासीन हो जाएंगे। नंबर दो, भाई आप प्लस और माइनस को इकट्ठे रखोगे तो उनका तो आवेश ही खत्म हो जाएगा। नंबर दो, यह सिद्धांत रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के विरुद्ध था। रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल करा था बेटे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यानी अल्फा कणों का बिखर जाना, प्रकीर्णन कहते हैं बिखर जाने को। तो उस प्रैक्टिकल के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा था ये मॉडल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो देखो बेटे, अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड का वो प्रैक्टिकल क्या था। हमारा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट का निशान लगा लेना इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने पता क्या करा, एक सोने की पतली पन्नी ली, किसकी, सोने की, और सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की उसने। किसकी बौछार की, अल्फा कणों की। और अल्फा कणों की बौछार करने से क्या हुआ
कि वे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वे सारे प्रकीर्णित हो गए, बिखर गए। देखो, और उनके बिखरने के कारण ही हम इस प्रैक्टिकल को कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। हुआ था क्या, ये चित्र है, फिर एक मॉडल बना बताया रदरफोर्ड ने, फिर उस प्रैक्टिकल के आधार पर बताया सारी दुनिया को कि परमाणु कैसा होता है। देखो, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो इधर से हम इन्हें अटैक करवा रहे पन्नी के ऊपर, सोने की पतली पन्नी के। तो ज्यादातर अल्फा कण तो पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। देखो, ये अल्फा कण पन्नी के आर पार निकल गया और ये वाला अल्फा कण भी पन्नी के आर पार सीधा निकल गया। अब पन्नी में तो बहुत सारे परमाणु थे, पर यहां तो हमने सिर्फ एक परमाणु को दिखाया है, जिससे बच्चों के समझ में आए ढंग से कि वास्तविकता में रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उससे क्या निष्कर्ष निकले थे, और फिर परमाणु मॉडल किस आधार पर रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। देखो क्या था, अल्फा कण, सबको इस बात का विशेष रूप से पता होना चाहिए कि जो अल्फा कण है उसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और उसके ऊपर 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 इकाई धनावेश होता है, यानी 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश। जब उसने अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर करी तो ज्यादातर अल्फा कण तो पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। देखो, ये दोनों भी सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं। इससे क्या पता चलता है, जब ज्यादातर अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खोखला है। परमाणु का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खोखला, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से मुड़ गए। देखो, ये अल्फा कण यहां से गया और देखो कहां को मुड़ गया इधर को। दूसरा अल्फा कण ये जा रहा था और ये भी अपने रास्ते से मुड़ के इधर को चला गया। और इस अल्फा कण को देखो, ये वाला अल्फा कण इधर को जा रहा था और ये भी दूर को भाग गया, और ये वाला अल्फा कण इधर को जा रहा था, ये भी इस तरफ को भाग गया। तो कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, वे इस तरह मुड़ते हैं जैसे किसी धन आवेश ने, भारी धनावेश ने उन्हें प्रतिकर्षित किया हो। सबको पता है कि यदि यदि एक धनावेशित कण के सामने धनावेशित कण आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ऐसा पता क्यों हुआ था, ऐसा ये हुआ था क्योंकि जो दूर को गए अल्फा कण, ये नाभिक जो है, ये जो नाभिक है इसकी तो खोज हुई थी, और नाभिक के ऊपर होता है धनावेश। इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं ना नाभिक के अंदर, और धनावेश है। अब ये हमारा जो अल्फा कण है वो नाभिक के दूर से जा रहा है, तो इसके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ा। पर जो नाभिक के पास को गया, देखो ये नाभिक के थोड़ा पास है, तो जब अल्फा कण यहां आएगा ना, तो पक्की बात है वो अल्फा कण के ऊपर भी आवेश है, धनावेश, और नाभिक के ऊपर भी धनावेश है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, धक्का देंगे एक दूसरे को। अब ये नाभिक है भारी, इसमें तो बहुत सारे प्रोटॉन है, भले ही एक बार प्लस लिख रखा हूं मैंने, बहुत सारे प्रोटॉन है इसके अंदर। तो ये धनावेशित नाभिक भारी है, ये उस हल्के अल्फा कण को जो धनावेशित है उसे बाहर की तरफ को धक्का देगा कि उधर को भाग, मेरे से दूर रह जरा, तो इसलिए वो बिखर गया, बाहर की तरफ को चला गया। और जो ज्यादा नजदीक आया, देखो ये ज्यादा नजदीक आ रहा, तो जो यहां तक पहुंच गया इसके ऊपर तो प्रतिकर्षण भी फिर जबरदस्त लगेगा, जो ज्यादा नजदीक है उसके ऊपर तो ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा, और वो उधर को चला जाएगा एकदम। तो अल्फा कण नाभिक से दूर क्यों भाग रहे थे, इसलिए भाग रहे थे क्योंकि अल्फा कणों के ऊपर भी धनावेश होता है और नाभिक के ऊपर भी धनावेश होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अल्फा कण ने नाभिक को क्यों नहीं हटाया, क्योंकि नाभिक में बहुत भारी होता है नाभिक, परमाणु के मुकाबले परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, बस यूं समझो, समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। अच्छा, बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे, देखो बीच वाले को देखो, जो बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे वो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते पर वापस लौट गए, जैसे किसी भारी धनावेशित वस्तु से वे टकरा के वापस लौट गए। इससे पता चला कि हाँ भाई, नाभिक परमाणु के बीच में कुछ जगह है जो बहुत कठोर है, छोटी है, और जिसके ऊपर धनावेश है, और उस छोटे से स्थान को, आयतन को, जिसका साइज बहुत छोटा है, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके अंदर है, और धनावेश है उसके अंदर, परमाणु का समस्त धनावेश, उसे रदरफोर्ड ने नाम दिया था नाभिक या न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से क्या क्या बात मैंने आपको सिखाई। हमने सीखा कि रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने 3 बातें नोट की। कितनी बातें नोट की, 3। सबसे पहली बात, अधिकतर अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण पन्नी के आर पार निकल गए थे सीधे बिल्कुल। ठीक है, नंबर 2। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात क्या बताई देखो जरा। दूसरी बात बताई, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से इस प्रकार मुड़ जाते हैं जैसे वे किसी धनावेश से प्रतिकर्षित हुए हों। जैसे किससे प्रतिकर्षित हुए हों? धनावेश से। अतः स्पष्ट होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित व भारी भाग होता है। परमाणु में कोई ना कोई सा हिस्सा ऐसा है जो धनावेशित है और वजन में भी भारी है। नंबर 3, तीसरी बात, बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाते हैं। जैसे बीच वाला अल्फा कण वहीं गया और वहीं से लौट के आ गया वापस। अतः स्पष्ट होता है कि परमाणु का धनावेशित व भारी भाग बहुत छोटा होता है, क्योंकि बहुत कम अल्फा कण अपने रास्ते पर वापस लौटे ना, तो परमाणु का जो धनावेशित और भारी भाग है वो साइज में बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, ध्यान से देखना। उपरोक्त प्रयोग व निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने सुझाव दिया। रदरफोर्ड ने फिर क्या? लाइट फिर दोबारा से भागने दो, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। होने दो स्टार्ट, जरा इसे स्टार्ट होने दो। लाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ। लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही। कोई बात नहीं, चल रही समस्या पर हम करेंगे, लेसन को कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है बेटे, हम इस लेसन को अभी कंप्लीट करेंगे। आप हर एक बात को ध्यान से समझते रहो, बस हर एक बात को ध्यान से समझते रहो। देखो बेटे, यहाँ थे हम, इस जगह यहीं तो थे। देखो, उपरोक्त प्रयोग व निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने सुझाव दिया। रदरफोर्ड ने क्या सुझाव दिया, हमें क्या बताया? रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि भाई जिसे आप परमाणु कह रहे हैं ना, डाल्टन ने जितना भी परमाणु के बारे में बताया था, फिर डाल्टन के बाद पहले तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। परमाणु के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? रिकॉर्ड के अनुसार डाल्टन ने। डाल्टन के बाद फिर कौन आए? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉमसन। उन्होंने कहा कि परमाणु कैसा है? तरबूज जैसा है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु सबसे ज्यादा छोटा सूक्ष्मतम कण है, उसे आप तोड़ ही नहीं सकते। फिर टॉमसन या थॉमसन ने तरबूज मॉडल में कहा कि परमाणु तरबूज जैसा है। फिर आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जिसे थॉमसन ने तरबूज जैसा बताया था, वो परमाणु तरबूज जैसा नहीं है। परमाणु ऐसा है कि परमाणु है तो गोलाकार, और उसके बिल्कुल बीच में एक बहुत भारी और बहुत छोटा और धनावेशित भाग है जिसे हम कहते हैं नाभिक। तो ये सुझाव दिया। उपरोक्त प्रयोग व निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि किसी परमाणु का समस्त धनावेश व भार परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। जिसे परमाणु का क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं। पता होना चाहिए हमें नाभिक का संगठन, नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कितने प्रकार के कण होते हैं? दो प्रकार के। उसमें से पहला जो कण होता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन, और उसका संकेत P पॉजिटिव है, या खाली P भी आप लिख सकते हो। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, धनावेशित होते हैं, ध्यान रखो। दूसरे जो कण हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को आप 0n1 से लिख सकते हो या n से लिख सकते हो, ये भी परमाणु के नाभिक में ही पाए जाते हैं।
इन कणों को कुल मिलाकर न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन को आप कह सकते हो नाभिकीय कण, या तो आप न्यूक्लियॉन कहो और या फिर कहो नाभिकीय कण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, लेना बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया? चलो आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। चलो देखो ध्यान से समझना। अब हमें पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया, सारी बातों को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं जिससे आपको दोबारा से समझ में आता रहे, रिवीजन होता रहे, रिफ्रेशमेंट होता रहे। सुनो ध्यान से। सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया डाल्टन ने। उसने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, सबसे छोटा कण है। डाल्टन के बाद आए कौन? डाल्टन के बाद आए जे थॉमसन। उन्होंने कहा कि परमाणु तरबूज जैसा है, जिस तरह तरबूज में बीज होते हैं इसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं धनावेशित भाग में। थॉमसन के बाद कौन आए? ए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के चलते इन्होंने किसका प्रयोग करा था? सोने की पतली पन्नी का। अब सोने की जो पतली पन्नी होती है, सोने की पतली पन्नी का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि उसकी मोटाई लगभग ऐसी होती है कि लगभग एक परमाणु या दो तीन परमाणु की मोटाई के बराबर। यदि सोने की पतली पन्नी की जगह किसी और धातु की पतली पन्नी इस्तेमाल करते तो उसकी मोटाई सोने की पतली पन्नी के मुकाबले ज़्यादा मोटी होती, जिसकी वजह से ज़्यादातर अल्फा कण पन्नी के आर पार ना निकलते या और पन्नी के अंदर ही ना घुस पाते पूरे अल्फा कण, जिसकी वजह से हम बढ़िया मतलब व्यवहारिक प्रैक्टिकल ना होता हमारा। इसलिए सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यार परमाणु में जो है ना बीच में कुछ ना कुछ है जरूर, और जो बहुत भारी है, बहुत धनावेशित है और बहुत छोटा है साइज में। उसका नाम रखा उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस। तो वास्तविकता में इस मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के चलते ही नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है बेटे, देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें बताई, ध्यान से समझना है सबको। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? नाभिकीय मॉडल। जिसके अनुसार देखो, नाभिकीय मॉडल का मतलब समझ रहे हैं आप? नाभिकीय मॉडल का मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो मेन अटेंशन था वो नाभिक की तरफ था। भाई रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने बताया कि हाँ भाई परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ बहुत छोटा, बहुत भारी और धनावेशित चीज है जिसे उन्होंने कहा था नाभिक। ठीक है, जिसके अनुसार देखो क्या क्या बातें बताई रदरफोर्ड ने। सबसे पहली बात बताई कि परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन कण है। परमाणु कैसा होता है? गोल होता है, बहुत छोटा होता है और उदासीन होता है, परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। दूसरी बात क्या बताई रदरफोर्ड ने? परमाणु का समस्त धनावेश, ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान उसके यानी परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो परमाणु का नाभिक या न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? रदरफोर्ड। यदि कोई आपसे पूछता है ना नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो आपको रदरफोर्ड ही बताना है। क्या बताना है? रदरफोर्ड। ठीक है बेटे। तीसरी बात, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन, देखो धनावेशित प्रोटॉन तथा नाभिक के बाहर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब नाभिक में जो है वे तो धनावेशित प्रोटॉन होंगे यहाँ, और चारों तरफ कक्षाएं हैं उनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। देखो इस बात को यहाँ बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक में तो धनावेशित प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के बारे में उसे पता नहीं था अभी। नाभिक में तो धनावेशित प्रोटॉन है और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। नंबर 5, धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, नाभिक के ऊपर धनावेश है,
तो ये धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित तो करेगा ही। इस आकर्षण बल को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वृत्तीय गति के सापेक्ष या वृत्तीय गति के संदर्भ में हम इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये ऋणावेशित है, धनावेशित है, पक्की बात है। विपरीत आवेश के चलते इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को तो नाभिक की तरफ खींच के नाभिक में गिर जाना चाहिए। पर रदरफोर्ड कह रहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में इसलिए नहीं करता क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति करती हुई किसी भी वस्तु पर बाहर की तरफ को एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। और ये अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल को क्या करता है? संतुलित करता है। यदि अभिकेंद्र बल को हमने F1 कहा और अपकेंद्र बल को कहा F2, तो F1 और F2 एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर ही घूमता रहता है। तो सुनो ध्यान से पांचवें पॉइंट को। धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु इस आकर्षण बल को अपकेंद्र बल संतुलित कर लेता है। यह अपकेंद्र बल है, ये इसे बैलेंस कर लेगा। अपकेंद्र बल क्या कर लेता है? इसे संतुलित यानी बैलेंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। चलो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अब हमें पढ़ना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। क्या क्या कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में? सबसे पहली कमी क्या थी? यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं करता है। रदरफोर्ड ने कभी नहीं हमें समझाया कि भाई पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी में कितने, चौथी में कितने। यानी उसने सिर्फ पूरा फोकस अपना नाभिक के ऊपर ही रखा था, बस नाभिक ही उसका मेन अटेंशन था। इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम कहते हैं नाभिकीय मॉडल। क्या कहते हैं? नाभिकीय मॉडल। तो यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, वितरण माने बांटना, उसे स्पष्ट नहीं करता है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने यूं कहा था कि आपके पास ये धनावेशित नाभिक है, ये तो है धनावेशित नाभिक, और ये है आपके पास ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जब धनावेशित नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय गति करेगा, तो वृत्तीय गति करता हुआ कोई भी कण अपने अंदर से ऊर्जा को निकालता रहता है विकिरण के रूप में। किसके रूप में? विकिरण के रूप में। तो जब भी कोई आवेशित कण वृत्तीय गति करता है, उसने एक सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने। उस सिद्धांत का नाम था विद्युत गति की सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी। तो विद्युत गति की सिद्धांत में मैक्सवेल ने बताया था कि जब भी कोई आवेशित कण वृत्तीय गति करता है ना, तो वृत्तीय गति करते समय वो लगातार अपने अंदर से ऊर्जा का ह्रास करता रहता है, एनर्जी लॉस करता रहता है, और एनर्जी उसके अंदर से निकलती रहती है विकिरण ऊर्जा के रूप में। ठीक है, विकिरण के रूप में। और जब ऊर्जा लगातार इसकी निकलेगी तो इसकी ऊर्जा घटेगी इलेक्ट्रॉन की लगातार, और ऊर्जा घटेगी तो वेग घटेगा, और वेग घटेगा तो अपकेंद्र बल घटेगा। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये धनावेशित नाभिक के चारों तरफ मान लो वृत्तीय गति कर रहा, तो इस पे बाहर की तरफ को जो अपकेंद्र बल हमने बताया था F2 और ये बताया था F1 अभिकेंद्र बल, ये ऋणावेशित है। F1 तो उतना ही रहेगा, पर F2 का फार्मूला होता है अपकेंद्र बल का F = mv²/r, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से एक बात पता चलती है कि जो अपकेंद्र बल F2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, यानी वेग जितना तेज इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा ना, उतना ही ज्यादा बाहर की तरफ को बल लगेगा। ये बात आप दैनिक जीवन में किसी भी प्रयोग से स्पष्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहूँ, चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप जो है ना एक धागा लो सिलाई करने वाला, उसमें एक पत्थर बांध दो और पत्थर को अपने सिर के ऊपर यूं घुमाओ धागे से पकड़ के। लंबा सा थोड़ा धागा होना चाहिए, ऐसे घुमाओ। जब आप सिर के ऊपर उसे ऐसे घुमाओगे तो जितना तेज घुमाओगे उस धागे में उतना ज्यादा तनाव महसूस करोगे। अब मैं कह रहा हूं बहुत तेज घुमाओ, जितनी तेज घुमा सकते हो। यदि आप उसे बहुत तेज घुमाओगे ना तो पत्थर टूट के दूर गिर जाएगा वो जाके। वो बाहर की तरफ को क्यों गिरा? क्योंकि बाहर की तरफ को उसके ऊपर लग रहा था अपकेंद्र बल ये F2, और जितना तेज आपने उसे घुमाया उतना ही ज्यादा F2 लग रहा था, अपकेंद्र बल उतना ही ज्यादा लग रहा था, इसलिए वो बाहर गिरा टूट के। इसलिए तो धागा टूटा, क्योंकि तनाव महसूस हो रहा था। वो जो धागा था वो तो उसमें जो तनाव पैदा हो रहा था वो तो काम कर रहा था अभिकेंद्र बल का,
और बाहर की तरफ को जो बल लग रहा था वो था अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां से पता चलता है कि अपकेंद्र बल वेग के ऊपर निर्भर करता है, यानी वेग बढ़ेगा तो अपकेंद्र बल बढ़ेगा। जैसे आपने तेजी से धागे को और पत्थर को घुमाया तो वो टूट के गिर गया। हमारे सहारनपुर में जब किसी पत्थर में धागा बांध देते हैं ना, या डोर बांध देते हैं, तो उसे कहते हैं काटी। उसे काटी कहते हैं। बच्चे काटी लड़ाते हैं आपस में। कुछ तो पतंग लड़ाते हैं, पतंग उड़ाई आसमान में, पतंग से पेंच लड़ा रहे हैं। पेंच का मतलब पतंगों को आपस में काट रहे एक दूसरे की। और जिनके पास, बच्चों के पास पतंग नहीं होती, उनके मम्मी पापा से पैसे नहीं मिले, या फिर उनके पास जितने पैसे थे सबकी पतंगें उड़ा दी, खत्म होगी, तो उसके बाद में अपने डोर में, मांझे में, धागे में क्या बांधते हैं? पत्थर। और फिर जो है गलियों में घूमते हैं कि आ जाओ काटी लड़ाओ हमारे साथ। तो काटी को जब तेज घुमाओगे ना आप, जितना तेज घुमाओगे उसके टूटने के चांस बढ़ जाएंगे उतने ही ज्यादा। ठीक है। तो होगा क्या? होगा ये कि वेग बढ़ेगा तो अपकेंद्र बल बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूम रहा, विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि कर रहा, ऊर्जा का ह्रास कर रहा, तो बेटे ऊर्जा घटने से इसका वेग घटेगा, और जब इसका वेग घटेगा तो इसका अपकेंद्र बल घटेगा, या बाहर की तरफ को लगने वाला बल घटा। और फिर मैक्सवेल कह रहे कि जब इसका बल घटेगा बाहर की तरफ को लगने वाला, तो धीरे 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 नाभिक के पास आता जाएगा, 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 और बाद में गिर जाएगा नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन को तो धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन वास्तविकता में नाभिक में क्यों नहीं गिरता भाई? सवाल खड़ा कर दिया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सामने। जवाब दो। जब आप इतने बड़े वैज्ञानिक हो, यूं बताओ कि जो विद्युत गति की सिद्धांत है उसके अनुसार जब भी कोई आवेशित कण वृत्तीय गति करता है तो उसके अंदर से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होती रहती है। और जब ऊर्जा की हानि होगी तो वेग घटेगा, वेग घटेगा तो अपकेंद्र बल घटेगा, अपकेंद्र बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे नाभिक में जाकर गिर जाना चाहिए। पर इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता? इस बात का क्या जवाब है? इलेक्ट्रॉन तो वहीं घूमता रहता है। तो दूसरी कमी ये थी, इस बात का कोई उत्तर ही नहीं था। तो दूसरी कमी थी मैक्सवेल के विद्युत गति की सिद्धांत के अनुसार वृत्तीय गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार विकिरण ऊर्जा को निकालता रहता है, जिसके कारण ऊर्जा हानि के चलते इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा क्यों नहीं होता है? यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता है? इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो ये दो कमियां मुख्य रूप से हैं। वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं। जब क्लास 11th में आप इसे पढ़ोगे तो मैं बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा कमियों का, और एक लंबा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि देखो ये भी कमी है इस मॉडल में, ये भी कमी है। पर अभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के हिसाब से हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो। अब रदरफोर्ड के बाद अगले वैज्ञानिक आए भाई। हमें पता चल गया सबसे पहले डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में, फिर जे थॉमसन ने बताया तरबूज की तरह, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया। अब रदरफोर्ड के बाद आए बोहर। बोहर को बोर भी कहते हैं, बोर कह दो या बोहर कह दो, एक ही बात है। फिर आए बोहर। बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बोहर ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो काफी हद तक सही था, थे तो सारे ही सही। यदि डाल्टन अपना परमाणु मॉडल, परमाणु सिद्धांत ना देता तो फिर अगला स्टेप थॉमसन कैसे ले लेता, और थॉमसन अपना स्टेप ना लेता तो फिर रदरफोर्ड कैसे कुछ करता, और रदरफोर्ड कुछ ना करता तो बोहर कैसे करता कुछ। मतलब कोई किसी काम को शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है, किसी काम की शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। पर यदि किसी ने शुरुआत कर दी तो उस काम को आगे बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं होता है, रास्ता दिखाई देने लगता है फिर। पर स्टार्टिंग करना तो सबसे मुश्किल है। तो सबसे बड़ा श्रेय तो यहाँ डाल्टन को ही जाना चाहिए, जिसने परमाणु का जिक्र तो करा कम से कम। समझ में आ रही बात? जैसे आपने देखा आपके जितने भी वाहन है, जैसे बाइक है, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार, इनमें बहुत सारे गियर होते हैं। यदि मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि कौन से गियर में सबसे ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा गियर होगा, तो आपका जवाब ज़्यादातर बच्चों का आएगा कि सर फर्स्ट गियर, पहले गियर में सबसे ज़्यादा पावर होती है। ठीक है। यदि आपकी मोटरसाइकिल कहीं गड्ढे में फंस गई ना, और आप मुझे यूं कह रहे जी 5वें गियर में सबसे ज़्यादा पावर है, तो गड्ढे में फंसी हुई मोटरसाइकिल को 5वें गियर में लगा के निकाल के दिखा दो, निकलने की तो नहीं। पर यदि आप गड्ढे में फंसी हुई मोटरसाइकिल को
पहले गियर में लगा के निकाल लोगे तो शायद निकल जाएगी। सबसे ज्यादा पावर पहले गियर में ही होती है, पांचवें गियर में इतनी पावर नहीं होती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब मोटरसाइकिल चलना शुरू करती है, जीरो से उसे स्पीड बढ़ानी है, तो सबसे ज्यादा इंजन को जोर वहीं लगाना पड़ेगा। किसी भी काम के शुरुआत में सबसे ज्यादा जोर लगता है, उसके बाद इतना जोर नहीं लगता है। स्टार्टिंग किसी भी काम का शुरुआत, उस सबसे ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत की। इसलिए कहते हैं फर्स्ट गियर में सबसे ज्यादा पावर होती है किसी भी वाहन के। और इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि डाल्टन ने शुरुआत तो करी थी ना, तो डाल्टन को हम सबसे महान वैज्ञानिक मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलो बोर का परमाणु मॉडल बात कर रहे। बोहर ने जो है ना अपना जो मेन फोकस रखा, वो नाभिक के बारे में तो रदरफोर्ड ने ज्यादातर बता ही दिया था। तो बोहर का जो दिमाग चला वो चला कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था है। तो बोहर का पूरा फोकस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर रहा, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में तथा एक निश्चित संख्या में ही घूमते हैं। मतलब बोर कह रहा कि नाभिक के चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, पर उन कक्षाओं में से कुछ निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और उन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित ही होती है, निश्चित संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इन निश्चित कक्षाओं को विविक्त कक्षा या कोश कहते हैं, या क्या कहते हैं, कोश। देखो पहली बात बोहर की समझ में आएगा। बोहर ने यूं बताया कि भाई नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं तो बहुत हैं, पर उन कक्षाओं में से कुछ निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और जिन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना उन्हें हम विविक्त कक्षा या कोश कहेंगे, और उनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होगी। कैसी होगी? निश्चित। ठीक है, देखो नंबर 2, एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जाएं समान होती हैं। मान लो हम बात कर रहे कि तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो यदि तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो उन पांचों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं बराबर होंगी। किसी एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। ठीक है बेटे। नंबर तीसरी बात, इन कक्षाओं में घूमने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हानि नहीं होती है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा तो उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होने का। ठीक है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर इसलिए कहते हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सारी कक्षाओं में नहीं घूमते इलेक्ट्रॉन, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, और उन कक्षाओं को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें घूमने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऊर्जा निश्चित रहती है, इसलिए उन्हें ऊर्जा स्तर हम कहते हैं। नंबर 4, कक्षाओं में क्रम से, कक्षाओं को हम जो है ना KLMNOP अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये नाभिक है, पहली कक्षा को हमने K कहा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, KLMNOP। यदि आप यहाँ यूं सोच रहे हैं ना कि 7 के बाद 8 भी लिख दूं और Q के बाद फिर P भी लिख दूं यहाँ, तो वो सही नहीं है। हम अभी तक की खोज की बात कर रहे हैं, अभी तक सन 2023। अब तक कोई भी ऐसे परमाणु की खोज नहीं हुई है जिसमें कक्षाओं की संख्या 7 से ज्यादा हो। अब तक जितनी भी खोज वैज्ञानिकों ने करी उनमें कोई सा भी परमाणु ऐसा नहीं निकला। 117-18 तक के तत्वों की खोज कर ली, 117 या 118 तक परमाणु अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाल दिए, और उनमें कोई सा भी परमाणु ऐसा नहीं मिला जिसके पास 8 कक्षाएं हों। तो कक्षाएं 7 तक ही हैं अब तक, सन 2023 तक। आगे क्या होगा देखी जाएगी, अभी तक तो इतनी खोज है, क्योंकि हो सकता है कोई परमाणु ऐसा भी निकल जाए जिसके पास 8 कक्षाएं हों। आपको पता है नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा नहीं है जो संभव ना हो सकता हो। फ्यूचर में क्या होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, अब तक की गारंटी हम ले सकते हैं कि हमने 1 से 7 तक की कक्षाएं दिखाई, 8वीं कक्षा क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि 8 कक्षाओं वाला कोई परमाणु इस दुनिया में है ही नहीं अब तक। K से लेके Q, KLMNOP। ठीक है, ये बात बोहर ने बताई थी। नंबर 5 पर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल। पता है ना, इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमता है तो नाभिक उसे अपनी तरफ को खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और नाभिक है धनावेशित। नाभिकीय आकर्षण बल अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था।
ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं चलो। अब हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गए फिर दोबारा। ये तीसरा क्वेश्चन आया एनसीईआरटी का, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल द्वारा स्पष्ट कीजिए। थॉमसन माने तरबूज, थॉमसन माने तरबूज मॉडल। भाई तरबूज में लाल वाला हिस्सा क्या है, धनावेशित, और काले वाले बीज क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो धनावेशित और ऋणावेशित भाग जो हैं उनके आवेश बराबर हैं, इसलिए उदासीन है। ठीक है, आंसर देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के धनात्मक व ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित रखते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन रहता है। परमाणु क्या रहता है, उदासीन। ठीक है, किसी को आवाज तो नहीं आ रही बाहर? लोहा पुराना टीन बेच, घर का रद्दी कबाड़ बेच, ये तो नहीं आ रही आवाज? मेरी आवाज आ रही ना? एक बार क्या हुआ, एक बार सुबह सुबह पति पत्नी की लड़ाई बजी, वाइफ हस्बैंड की लड़ाई होगी घर में, और वाइफ तो घर ही थी, हाउस वाइफ थी, और जो हस्बैंड थे वे चले गए अपने काम पे, चले गए जहाँ भी जाना था उन्हें वर्क करने के लिए, जो भी जॉब करते थे। और वाइफ को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है दुनिया भर का, पूरी चिढ़ रही, फूक रही, आग लग रही बिल्कुल। तो बाहर से जो है कबाड़ी जा रहा, कबाड़ी, लोहा पुराना टीन बेच, घर का रद्दी सामान बेच, घर का जितना भी कबाड़ा है करकट है सब बेच। तो वो ज़बरदस्ती, जब कोई देखता है कि अपने गेट पे कोई खड़ा, तो हाँ जी कुछ है क्या फालतू सामान घर में, उसे तो गुस्सा आ ही रहा था। अगर हाँ है फालतू सामान पर ड्यूटी पे गया हुआ, जो होता है हाँ तुझे तुलवा देती उसे, कोई लड़ाई हुई थी सुबह ही सुबह। देखो, देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के धनात्मक व ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित रखते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन रहता है। परमाणु क्या रहता है, उदासीन। आज चौथा क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण विद्यमान है? भाई रदरफोर्ड ने तो बताया था कि परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, और नाभिक भी किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने। तो इसलिए उन्हें तो यूं पता था कि नाभिक में तो भाई धनावेशित प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तक तो उनकी पहुंच थी ही नहीं अभी रदरफोर्ड की। पांचवा क्वेश्चन देखो, तीन कक्षाओं वाले, तीन कक्षा KLM बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। देखो, ये हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस लिख दिया, इसे क्या लिखा, न्यूक्लियस। और पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली कक्षा को क्या कहते हैं, K शेल, दूसरी को L शेल, और तीसरी को M शेल। शेल माने कोश है, ध्यान रखियो, कक्षा कह दो या कोश। KLM लिख दो। n बराबर 1 यानी पहली कक्षा है, n बराबर 2 दूसरी कक्षा है, n बराबर 3 तीसरी कक्षा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ चलो अगले अगले देख रहे, छठा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। लो अब टिंडे बेचने वाला आ गया, अब टिंडे बेचने वाला घूम रहा बाहर। देखो छठा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव है? अभी मैंने इस बारे में जिक्र करा था थोड़ी देर पहले कि यदि रदरफोर्ड सोने की पतली पन्नी की जगह किसी दूसरी धातु की पतली पन्नी लेता तो प्रैक्टिकल हो जाता क्या, उसने सोने की पतली पन्नी का ही क्यों इस्तेमाल करा। ठीक है, ये मुझे लगे टिंडे दे के ही जाएगा, टिंडे ही बनेंगे दिखे हमारे। देखो, देखो, वो तो अच्छा है, इसका नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है माइक का, नहीं तो आपको तो पता नहीं क्या क्या सुनाई देता, घर में क्या हो रहा है और बाहर सड़क पे क्या हो रहा। देखो, अभी मैंने इस बारे में बताया था कि सोने की पतली पन्नी की जगह यदि किसी दूसरी धातु की पतली पन्नी ली तो उसकी मोटाई सोने की पतली पन्नी की मोटाई के मुकाबले ज्यादा होगी बहुत, जिसकी वजह से ना तो ज्यादातर अल्फा कण पन्नी के अंदर घुस पाने के, ना तो आर पार निकल पाने के। तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं होने का, फिर समझ में ही नहीं आने का खेल। तो अन्य धातुओं की पन्नी सोने की पन्नी की अपेक्षा काफी मोटी होती हैं, अतः प्रवेश करने वाले व आर पार निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होगी, अतः प्रयोग व्यवहारिक नहीं होगा। इसलिए सोने की पतली पन्नी का इस्तेमाल करा था उन्होंने। ठीक है बेटे, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, ये तो हमारा क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बात है, इसके बारे में समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो जिक्र हमने बहुत कर लिया, अब न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं।
ज़्यादा डिटेल में न्यूट्रॉन नहीं है क्लास 9th में। जब आप आ जाओगे क्लास 11th और 12th में, वैसे 10th में भी थोड़ा बहुत है इससे एक्स्ट्रा, 11th में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी बातों को हम। अभी तो सिर्फ इतना सीख लो न्यूट्रॉन के बारे में कि जेम्स चैडविक थे वैज्ञानिक जिन्होंने खोज करी थी। जेम्स चैडविक ने तीसरे अवपरमाणु कण की खोज की। अवपरमाणु कण का मतलब मूल कण जो परमाणु में होते हैं। यह उदासीन था। जो तीसरा कण था, पहला कौन था? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन था। तीसरे की खोज जेम्स चैडविक ने करी जो उदासीन था, और द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था। प्रोटॉन से हालांकि थोड़ा सा भारी होता है, लगभग बराबर कह सकते हो आप। अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। न्यूट्रॉन इसलिए पड़ा क्योंकि वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल माने उदासीन। यह भी प्रोटॉन की तरह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन भी कहाँ पाया जाता है? नाभिक में, परमाणु के। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं हम। हमारे पास एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन है, जो पार्ट के बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं। परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखें। यदि आपके पास एनसीईआरटी की किताब नहीं है तो उसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप प्ले स्टोर पर KMD सहारनपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसे खोल लोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसमें जो आपके फ्री PDFs हैं उसमें आपको एनसीईआरटी की किताब मिल जाएगी, 9th की भी, 10th की भी, 11th की भी, 12th की भी। ठीक है, वहीं से पढ़ सकते हो आप बड़ी स्क्रीन पर करके। ठीक है, और यदि आपको लग रहा कि हाँ सर मोबाइल की स्क्रीन तो बहुत छोटी है, हम तो बड़ी स्क्रीन पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने लैपटॉप में KMD सहारनपुर की वेबसाइट खोल सकते हो, वहाँ भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वेबसाइट पर। ठीक है बेटे, देखो परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखें। 3 कण परमाणु में कौन कौन से पता चले? सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, और न्यूट्रॉन को N से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान तो 4U है। U का मतलब यूनिफाइड मास यूनिट, पढ़ा रखा है आपको। और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखो ध्यान से सुनो बिल्कुल। जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, या द्रव्यमान संख्या भी आप इसे कह सकते हो, वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। यह आगे मैं समझाऊंगा अभी आपको। परमाणु द्रव्यमान को हम A से लिखते हैं, तो A बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। और परमाणु द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है 4U, 4। तो A की जगह तो हमने 4 लिख दिया। प्रोटॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन इन्होंने पूछे कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, 4 में से 2 घटा के कितने बचेंगे? 2 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन हैं? 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये जो बीच बीच में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना बेटे किताब में, पाठगत प्रश्न जिन्हें आप कहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए आपके। देखो चलो अगली बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बोहर बरी योजना। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों को इसका पता होना चाहिए, क्लास 9th से लेकर और क्लास 12th तक, और ग्रेजुएशन जो BSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, या जिनके BTech में केमिस्ट्री है, या MBBS में केमिस्ट्री, सबको पता होना चाहिए। मतलब बोहर बरी ने क्या बताया इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कहाँ, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात क्या बताई, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी भी कक्षा में यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालनी, तो आप इस फार्मूले का यूज करो 2n² का, जहां n का मतलब है कक्षा की संख्या। जैसे मान लो मेरे से पूछ लिया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा 2n²। 2n², n का मतलब कक्षा की संख्या है, n पहली कक्षा में देख रहे हैं ना, तो n की जगह 1 रख दिया, तो ये हो गया 2 × 1 का वर्ग 1, 2 × 1 बराबर 2। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि हम दूसरी कक्षा की बात करें कि दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भी फार्मूला लगाएंगे 2n²।
यानी 2, n की जगह कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, 2 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 चौक 8, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यदि हम देखना चाहते हैं तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो भी फार्मूला लगाओ 2n², n की जगह 3 लिख दो, देखो क्या आया, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 या 2 निम 18। तो इस तरह आप किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि निकालना चाहते हो तो आप इस फार्मूले का यूज करो, इसका 2n² का। समझ में आ रही बात, इस फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, मतलब सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते सबसे बाहरी कक्षा में। तथा उससे पहले वाली कक्षा में यानी सेकंड लास्ट कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। तो सबसे बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और बाहरी से अंदर वाली कक्षा जिसे आप सेकंड लास्ट कक्षा या पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 18। ठीक है। नंबर 3, प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होती है। पहली कक्षा में तो यहाँ 2n² से निकाल लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 2 आए। तो पहली कक्षा में पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, बाहरी से अंदर वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। बहुत बढ़िया बातें हैं ये, बहुत बढ़िया। चौथी बात देखो क्या है, और लास्ट बात, सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स केवल तभी हो सकते हैं जब उससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स 2n² के अनुसार हो चुके हों या भर चुके हों। भाई बाहरी कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन केवल तभी आएंगे जब बाहरी से अंदर वाली कक्षा में आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, कौन से फार्मूले से भर दिए, 2n² से भर दिए। ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बोहरबरी योजना, कि बोहरबरी ने इलेक्ट्रॉन के वितरण को किस तरीके से समझाया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो बेटे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गए। एनसीईआरटी की किताब में फिर 9वां क्वेश्चन आया हमारे चैप्टर के बीच में, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। बेटे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 का वितरण 2 4, ठीक है। कितना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। सोडियम 11 का वितरण लिखना है 2 8 1, किस तरह होगा, 2 8 1, ठीक है। ये याद रखने हैं आपको, पहली कक्षा में तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, और बाहरी कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब नहीं आ सकते, जब अंदर वाली कक्षा में 2n² से पूरे ना भर जाएं। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 आ सकते हैं, 2 8 8 18 18, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको जब क्वेश्चन हम और भी ज्यादा करेंगे। देखो 10वां क्वेश्चन देखो, अगर किसी परमाणु का K और L कोष, K का मतलब पहली कक्षा, L का मतलब दूसरी कक्षा, K और L कोष भरा है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। भाई देखो, पहली और दूसरी कक्षा पूरी भरी हुई है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो K कोष में इलेक्ट्रॉन और L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ दो। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कोष में 8 हैं, कितने हुए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो बेटे, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहां संयोजकता की। ये लिखा हुआ है संयोजकता, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना, जब मैं किसी भी पेज को पूरा करता हूं तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है बेटे। संयोजकता, संयोजकता को हम कहते हैं वैलेंसी। किसी तत्व की दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोग करने की क्षमता माने जुड़ने की क्षमता, एक तत्व की दूसरे तत्व से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। पर हमें इसके ऊपर फोकस करना, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, यह है इंपॉर्टेंट। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि क्लास 9th से जो केमिस्ट्री या साइंस हम पढ़ रहे, वो केवल क्लास 9th वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो 9th 10th 11th 12th सबके लिए जरूरी है। जो भी हम केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वे बेसिक्स ही तो हैं, यहाँ से ही तो शुरू हो रहे हैं।
तो सभी कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण। देखो, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, सबसे पहली बात क्या बताया गया, किसी तत्व की संयोजन अक्षमता यानी दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता को कहते हैं संयोजन क्षमता। उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, की संख्या पर निर्भर करती है। तो एक तत्व की दूसरे तत्वों से जो जुड़ने की क्षमता है, जिसे हम संयोजन क्षमता कहते हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि उस परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात, प्रत्येक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। हर एक परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या बाहरी कक्षा पूरी संतृप्त हो जाए, पूरी भर जाए। हर एक परमाणु यही चाहता है। अर्थात उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करना चाहता है। उत्कृष्ट गैस कहते हैं अक्रिय गैसों को, जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त, हाइड्रोजन और हीलियम के पास तो एक एक कक्षा, और पहली कक्षा संतृप्त हो जाएगी केवल 2 इलेक्ट्रॉनों में। हाइड्रोजन और हीलियम को तो रख दो एक तरफ, इनके पास तो बिचारों के पास एक एक ही कक्षा है, और पहली कक्षा संतृप्त हो जाती है 8 इलेक्ट्रॉनों में नहीं, 2 इलेक्ट्रॉनों में ही। और बाकी हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितने भी तत्व हैं, अब तक लगभग 117-118 तत्वों की खोज हो चुकी है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितने भी तत्व हैं, वे सब बेचैन हैं अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। पर उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम भी उनमें से एक है। इसके पास तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी वही पहली कक्षा है, वही बाहरी कक्षा है, तो संतृप्त है। अक्रिय गैसें, इनकी खासियत या उत्कृष्ट गैसों की खासियत यह होती है कि उनकी बाहरी कक्षा संतृप्त होती है। संतृप्त माने पूरी भरी हुई। और जब संतृप्त है तो ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना देने की जरूरत, तो वे तो पहले से ही उनके पेट भरे पड़े, तो उन्हें क्या खाने कमाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 2 बातें समझा दी हमने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। पहली बात तो यह बताई कि एक परमाणु की दूसरे परमाणुओं से जो जुड़ने की क्षमता है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरी बात बताई कि हर एक परमाणु इस दुनिया में चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा पूरी भर जाए, संतृप्त हो जाए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो तीसरी बात देखते हैं संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या बताई गई। तीसरी बात है, परमाणु स्थायी संरचना निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। कोई भी परमाणु स्थायी होना चाहता है, और वो स्थायी संरचना 2 तरीके से प्राप्त कर सकता है। उनमें से पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझना जरा, ये बातें समझनी पड़ेंगी सब बच्चों को। पहला तरीका तो यह है कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण द्वारा। ऐसा हो सकता है किसी पे फालतू इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे को दे दो, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो दूसरों से ले लो। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है 2 परमाणुओं के मध्य। और जब स्थानांतरण या आदान प्रदान होता है 2 परमाणुओं के मध्य, तो इस तरह की संयोजकता को हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता। ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंसी। नंबर 2, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स की बराबर की साझेदारी द्वारा। ऐसा हो सकता है कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, और पार्टनरशिप होने से जो संयोजकता डेवलप होती है उसे कहते हैं सह संयोजकता। क्या कहते हैं, सह संयोजकता। तो तीसरे पॉइंट में बताया गया कि परमाणु स्थायी संरचना 2 तरीके से पूरी कर सकता है। या तो वो दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करे, या फिर दूसरे परमाणुओं के साथ बराबर की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे। 2 तरीके हैं उसके पास। ठीक है। नंबर 4, कोई परमाणु रासायनिक संयोग की क्रिया में, यानी जब वो दूसरे परमाणुओं से जुड़ रहा है, उसे हम कहते हैं रासायनिक संयोग। रासायनिक संयोग की क्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान या साझेदारी करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। यह संयोजकता की सबसे बढ़िया परिभाषा है। जब कोई परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करता है, चाहे वो 2 के साथ संयोग कर रहा है या 3 परमाणुओं के साथ केला परमाणु संयोग कर रहा, तो इस रासायनिक संयोग के दौरान वो जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा, यानी जितने देगा या जितने लेगा, या जितने इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता।
तथा उन इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यह था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। जैसे अब आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से इस चीज को। ये एक सारणी बना रखी है हमने, इस सारणी को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। यहाँ ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं बेटे, वो रासायनिक विज्ञान की नींव है, जड़ें हैं ये रासायनिक विज्ञान की। यदि इन चीजों को आपने ध्यान से समझ लिया तो रासायनिक विज्ञान भली भांति आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ तो लिखा हुआ है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिखा हुआ है संयोजकता। अब यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है तो आप संयोजकता बता दोगे बड़ी आसानी से। देखो यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात, यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के उसके बाद दो तरीके हैं। या तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब आप कहोगे कि जी एक इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में, 7 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बात तो हमारी समझ में आती है। पर जब किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन यदि दे दिया तो उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस बात का क्या सबूत है? मतलब हमारी समझ में ही नहीं आ रही बात क्या है। बात मैं बताता हूँ क्या है, आप सिर्फ ध्यान से समझना। यदि आपके पास कोई भी परमाणु ऐसा है जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यदि परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उससे जो बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा है, जैसे मैं मान लो यहाँ थोड़ा सा रफ काम करूँ, ये हमारे पास धनावेशित नाभिक है, ये कुछ कक्षाएं बना दी हमने, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली में तो 8 होंगे पूरे। मान लो ऐसा कोई परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाली में यानी सेकंड लास्ट कक्षा में या पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही है। तो होगा क्या, इसके बाद दो तरीके हैं, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन वो कर दे माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, और या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस कर ले, +7 इलेक्ट्रॉन। एक तो है उसके पास 7 उसने ले लिए, 8 हो जाएंगे, ठीक है जी। पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? जब उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और उसने वो निकाल दिया तो बाहरी कक्षा ही खत्म होगी, और जब बाहरी कक्षा खत्म होगी तो बाहरी से अंदर वाली जो कक्षा है उसे ही सारी दुनिया कहेगी कि यही बाहरी कक्षा है, और इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही। तो फायदा तो उतना ही हुआ भाई। परमाणु को क्या चाहिए कि उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दो तरीके, या तो अपना एक निकाल दे या तो 7 ले ले। अब इस बात का भी सारी दुनिया को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने मुश्किल हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने मुश्किल हैं। तो बेटे परमाणु जो है प्रकृति के नियमों का पालन करता है, भले ही मनुष्य ने प्रकृति के नियमों का पालन करना बंद कर दिया हो, पर जो प्रकृति की बनाई हुई चीजें हैं वे प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलती हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 7 लेना मुश्किल है, इसलिए जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ना कि 7 लेगा। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो हम कहते हैं कि उसकी संयोजकता 1 है, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। तो जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वो 8 करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ना कि 7 लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत काम करना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने में फायदा तो उतना ही होना, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सोचो, जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के दो तरीके हैं, या तो अपने दोनों को धक्का दे दो बाहर, दोनों को निकाल दो, या फिर 6 लेते फिरो। अब 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो बड़ा मुश्किल है, 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना बहुत मुश्किल काम है, 2 को धक्का देना आसान है। तो वो परमाणु जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगा, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के दो तरीके हैं, या तो तीनों को निकाल दो या तो 5 को ले लो। 3 को निकालना आसान है, 5 को ग्रहण करना मुश्किल है, इसलिए वो 3 को निकाल लेगा, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 3 तरीके हैं, या तो 4 को निकाल दे, चाहे तो 4 को ले ले। 4 को निकालने में 4 को लेने में उतना ही एनर्जी लगभग लगेगा, और चाहे तो चारों की साझेदारी कर ले।
चारों की क्या कर ले, साझेदारी। तो चारों की साझेदारी भी कर सकता है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 ही होगी, चाहे चारों में से तीनों में से कोई काम करे, चाहे तो 4 दे, चाहे तो 4 ले, चाहे तो 4 की साझेदारी कर। जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के 2 तरीके हैं। या तो इन 5 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो, और या फिर 3 को ले लो। 5 को निकालना मुश्किल है, 3 को लेना आसान है। तो वो 5 को निकाल लेगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो या तो 6 को निकाल ले या तो 2 को ले। 6 को निकालना मुश्किल है, 2 को ग्रहण करना आसान है, इसलिए जिसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। जिस एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो 7 को निकाल दो या 1 ले लो। 7 को निकालना मुश्किल है, 1 को ग्रहण करना आसान है, इसलिए उसकी संयोजकता 1 है। जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो तो पहले ही सेठ बना पड़ा, टाटा बिरला है, सेठ है, उसे क्या जरूरत है काम करने की, उसे तो खाने खाने की जरूरत है, सिर्फ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत, ना तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने की जरूरत। तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। वो किसी से क्यों जुड़ेगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, देखो ध्यान से। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन आ गया, 11वां क्वेश्चन। क्लोरीन, मैग्नीशियम व सल्फर की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। भाई क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, यह परमाणु संख्या कह दो। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, ठीक है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, लिखा n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। n का मतलब बाहरी कक्षा की संख्या है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो जब बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 7 को धक्का देगा या 1 लेगा, 1 लेना आसान है ना, तो इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, या परमाणु संख्या 16 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैठेगा 2 8 6। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आए, इसके 6 ही तो आए। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के 2 तरीके, या तो 6 के 6 को धक्का दे दो या तो 2 ले लो। अब 6 को धक्का देना मुश्किल है, 2 को ग्रहण करना आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। परमाणु क्रमांक मैंने सारे सिखा रखे हैं आपको पिछले चैप्टर्स में, याद होगा ना। मैंने कहा था कि इन्हें याद कर लेना जरूर, इनकी आवश्यकता पड़ती है। कक्षा 9 से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमेशा आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप केमिस्ट्री के टीचर बन गए, फिर तो यूँ समझो सारी उम्र ही आवश्यकता पड़ेगी। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। 8 करने के 2 तरीके, या तो 2 को निकाल दो या तो 6 ले लो। 2 को निकालना आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की। जेड से इसे प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या का मतलब है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, बस, और सारी चीजें भूल जाओ। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या जेड का मतलब है किसी परमाणु के नाभिक में कितने धनावेशित प्रोटॉन हैं, ठीक है। उन प्रोटॉनों की संख्या को ही कहते हैं परमाणु संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए आप कह सकते हो जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब आप जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु कैसा होता है, उदासीन। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल उदासीन परमाणु में देखोगे आप, कभी किसी आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढूंढते फिर हो जाओ। आयन में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिस्टर्ब हो जाती है ना। परमाणु संख्या का एक भाई है द्रव्यमान संख्या, ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसे बेटे कभी कभी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कह देते हैं, पर परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक अलग चीज है, मैंने आपको सिखा रखा है। वो इसके लगभग बराबर होता है द्रव्यमान संख्या के। इसका मतलब क्या है, आपको देखना है कि परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दो, तो आपके पास द्रव्यमान संख्या आ जाएगी।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपको पता है जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की जगह आप इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर सकते हो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कह दो या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन कह दो। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, तो जेड प्लस न्यूट्रॉन भी आप कह सकते हो। तो किसी परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसलिए द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या जेड प्लस न्यूट्रॉन, तीनों एक ही बात है, क्योंकि ये तीनों चीजें तो बराबर ही होती हैं हमेशा। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उसे ही कहेंगे हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है बेटे, स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु संख्या भी और द्रव्यमान संख्या भी। ले लिया स्क्रीन शॉट? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, जो जो बातें मैं आपको सिखा रहा। मान लो आपके पास एक तत्व का परमाणु है x, तो उसमें जो नीचे की तरफ लिखा जाता है उसे तो हम कहते हैं परमाणु संख्या। ध्यान रखो, परमाणु संख्या z को हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे ये नीचे लिखे हुए ना, ये सब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है। नीचे लिखे हुए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है। जो ऊपर लिखा जाता है वो a होता है, यानी द्रव्यमान संख्या। देखो ऊपर लिखे हुए द्रव्यमान संख्या है सारी, ये सारी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज का। किसी भी संकेत में नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है, ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है वो द्रव्यमान संख्या है, या कोई कोई उसे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कहता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कह दिया तो किसी ने कह दिया। न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी निकालनी, a माइनस जेड इस फार्मूले को यूज करना न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। अब आप कहोगे सर फार्मूला आया कहां से? फार्मूला मैं बता रहा कहां से आया। आपने अभी एक चीज पढ़ी थी, आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो जेड प्लस न्यूट्रॉनों के बराबर भी होती है। तीन फार्मूले पढ़े थे ना, जेड प्लस न्यूट्रॉन के बराबर भी होती है। ठीक है, देखो मैं दिखा रहा, अच्छा आपको दोबारा देखो, यहां देखो ए बराबर जेड प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो जेड प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। अब यदि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी तो जेड तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड फार्मूला नहीं बनेगा। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर ए माइनस जेड। बताओ समझ में आ रहा क्या? ये दोनों फार्मूले बहुत काम के हैं। नीचे जो लिखा हुआ वो परमाणु संख्या होता है, ऊपर जो लिखा हुआ होता है द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी तो इस फार्मूले का यूज करो, ए माइनस जेड का। ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे समस्थानिक की। समस्थानिक, इन्हें आइसोटॉप्स भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो। एक ही तत्व के, जरूर लिख कर आना है एग्जाम में। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे देखो 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीनों एक ही तत्व के हैं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक समान है ना, एक एक एक, और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं, 1 2 3। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। इसे 8 को इधर नहीं लिखते तो इधर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पर एक ही तत्व के हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 परमाणु हैं, परमाणु क्रमांक समान है 8 8 8, और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं 16 17 18। ये जो 1H1 है इसे कहते हैं हम प्रोटियम। ये ड्यूटीरियम है इसलिए इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है ट्राइटियम, इसलिए इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब समस्थानिक का भाई है समभारिक। समभारिक का मतलब जिनके परमाणु भार समान होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं कुछ लोग, वे परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल, ये अलग अलग तत्वों के नहीं है क्या? आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम,
अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, समस्थानिक में एक ही तत्व के थे में सारे, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्याएं समान है 40 40 40, और परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्याएं अलग अलग हैं 18 19 20, तो ऐसे होते हैं समभारिक। क्या होते हैं? समभारिक। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन है, ये तो है प्रोटियम, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्राइटियम के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। आंसर देखो, यहाँ तो लिखा संकेत HDT, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम। यहाँ लिखेंगे इनके सूत्र 1H1 1H2 1H3। यहाँ लिखेंगे इनके नाम, 1H1 का नाम प्रोटियम है, इसे H से लिखते हैं। 1H2 का नाम है ड्यूटीरियम, इसे D से लिखते हैं। 1H3 का नाम है ट्राइटियम, इसे T से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? Z के। देखो यही तो है Z, नीचे Z ऊपर है। Z का मतलब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। एक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा, इसका भी एक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है, इसका भी एक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है। और प्रोटॉनों की संख्या भी Z के बराबर होती है, एक 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 एक। न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालनी सिखाई थी A माइनस जेड से। A माइनस जेड यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना। एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1, A माइनस जेड 3 में से एक गया 2। ये आ गई आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या। बताओ कर लोगे क्या? अब इस क्वेश्चन को देखो, एनसीईआरटी के 13वें क्वेश्चन को। इसमें कहा है समस्थानिक व समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हमने आंसर में समस्थानिक में तो ले लिए 6C12 और 6C14। देखो समस्थानिक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। अब इसमें जो है कार्बन का लिखना आपको, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इससे जेड से लिखा जाता है। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसमें तो एक ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोनों का। 6 इलेक्ट्रॉन भरने, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4। जब संभारी के लिए तो संभारी के लिए 20C 40 18 AR 40। अब इनमें दोनों में परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, तो दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाएंगे। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 के हिसाब से लिखा जाएगा 2 8 8 2, और आर्गन का 18 के हिसाब से 2 8 8। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस है। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? ठीक है। तो बेटे यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर नंबर 4। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।